डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर फिज़िक्स का फर्स्ट टॉपिक है कूलम लॉ। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कूलम लॉ को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ और बातें जान लेते हैं कि कूलम जो थे उन्होंने किस बेस पे कूलम लॉ जो है उसको डिफ़ाइन किया। इस यूनिवर्स के बारे में हम जानते हैं कि हमारी ये जो यूनिवर्स है ये मेनली दो चीज़ों से मिलके बनी है, एक मैटर से और दूसरे नंबर पे रेडिएशन से। हमारी होल जो यूनिवर्स है ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बनी है। एक आपके पास क्या है, मैटर, और दूसरे नंबर पे रेडिएशंस हैं। मैटर की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और रेडिएशंस की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, मैटर कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ रखता है और साथ ही रेडिएशन जो है वो भी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है रेडिएशन अलग है, मैटर जो है वो अलग है। अगर हम मैटर को डिफ़ाइन करते हैं तो मैटर को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। जबकि रेडिएशंस के बारे में हम जानते हैं कि रेडिएशंस क्या है, जैसे सूरज से हीट जो है वो हम तक पहुंचती है, वो रेडिएशन की फॉर्म में हम तक पहुंचती है। इसी तरह किसी बर्नर से हीट आप तक जो है वो रेडिएशन की फॉर्म में पहुंचती है। ठीक है, यहाँ तक जो है यूनिवर्स जो है वो क्या है, रेडिएशन से मिलके बनी है और मैटर से मिलके बनी है। लेकिन हम जब एडवांस क्लासेस में इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मैटर और रेडिएशन जो है ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ही रुख हैं। यानी जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ हैं और जो रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वही मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं। इन चीज़ों को हम एडवांस क्लासेस में जो है प्रूव करेंगे और हम देखेंगे कि वाकई जो है रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ मैटर के अंदर हमें मिलती हैं और मैटर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रेडिएशन के अंदर मिलती हैं। अब मैटर की कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक तो मैटर इज़ कैपेबल ऑफ अप्लाइंग फोर्स। मैटर क्या कर सकता है, वो फोर्स लगा सकता है। ठीक है, और मैटर किसी दूसरे बॉडी या जिस्म पे किस वजह से फोर्स लगाता है, मास की वजह से। ठीक है, मास जो है वो भी क्या है, मैटर की एक करैक्टरिस्टिक है या एक उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब मास जो है वो कितनी फोर्स लगाता है या कितनी फोर्स लगा सकता है, ठीक है, तो इसको हमें कैलकुलेट करके दिया था न्यूटन जो थे उन्होंने। तो न्यूटन ने हमें दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर थिंग विद ए फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between their center। ठीक है, इस कायनात का हर पार्टिकल या हर जिस्म जो है वो क्या करता है, दूसरे बॉडी या जिस्म पे एक फोर्स लगाता है। ठीक है, और वो कौन सी फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें कैलकुलेट करके दिया था न्यूटन ने। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास जो है वो दो मैस हैं, एक आपके पास है मैस m1 और दूसरा मैस जो है वो आपके पास क्या है, m2 है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, r है। ठीक है, न्यूटन जो थे उन्होंने दो मैसेस के दरमियान हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको कैलकुलेट करके दिया है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ gravitation, F is directly proportional to m1 m2 and F is inversely proportional to 1 over r square। ठीक है, दो मैसेस के प्रोडक्ट के ये फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये लॉ आ जाता है। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को मैं हटाता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दिया, हमारे पास ये कांस्टेंट आ गया जिसे हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी हमारे पास जो है स्पेसिफिक वैल्यू है वो कितनी है, 6.673 क्रॉस 10⁻⁻11। यूनिट आपने इसका फाइंड आउट करना है न्यूटन, आर स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो मीटर स्क्वायर, ये दोनों एम है, मैस है, ये डिवाइड हो जाएगा तो पर किलोग्राम स्क्वायर।
ठीक है, ये हमें ला दिया था न्यूटन ने। ठीक, अब जो है मैटर के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि मैटर इज कैपेबल ऑफ अप्लाइंग फोर्स। मैटर जो है वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे बॉडी या जिस्म पे फोर्स लगा सकता है। ठीक है, एक तो मैटर फोर्स लगाता है किस वजह से, मैस की वजह से। ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स से मैं क्या लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, दूसरी जो मैस की प्रॉपर्टी है वो, सॉरी, दूसरी जो मैटर की प्रॉपर्टी है वो क्या है, चार्ज। ठीक है, अब जो मैटर है एक तो मैस की वजह से फोर्स लगाता है और दूसरा चार्ज की वजह से फोर्स लगाता है। किसी बॉडी या जिस्म को हम उस वक्त चार्ज कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि फ़लाँ बॉडी या जिस्म जो है वो चार्ज है जब वो किसी दूसरे बॉडी या जिस्म पे फोर्स लगाने के काबिल होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो चार्जेस हैं उनकी हमने दो इकसाम पढ़ रखी हैं, दो टाइप्स पढ़ रखी हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है, अगर आपके पास दोनों चार्जेस हैं, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। और ये कौन सी फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन। दोनों चार्जेस की नेचर क्या है, आपके पास सेम है। जब चार्जेस की नेचर आपके पास सेम होगी तो दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अगर आपके पास चार्जेस की नेचर जो है वो डिफरेंट है, फिर ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास आ जाते हैं, एक आपके पास पॉजिटिव आ जाता है, दूसरा नेगेटिव, सॉरी, अगर आपके पास दोनों नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स जो है वो लगाएंगे। ठीक है, या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो लगाएंगे। ठीक है, अब ये चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इसे हमें क्वांटिफाई करके दिया है कूलम ने। ठीक है, कूलम जो है उन्होंने हमें दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को क्वांटिफाई करके दिया है कि दो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाते हैं या लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो कूलम थे उन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था उसी को बेस बना के हमें इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को कैलकुलेट करके दिया है। ठीक है, अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को उन्होंने बेस क्यों बनाया है, उसका बेसिक रीज़न क्या है उसका बेसिक रीज़न ये है कि मास जो है किसकी करैक्टरिस्टिक है, मैटर की। ठीक है, और चार्ज जो है ये भी किसकी करैक्टरिस्टिक है, मैटर की। इसलिए कूलम जो थे उन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसी को बेस बना के हमें दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को कैलकुलेट करके दिया है। अब जिस तरह यहाँ पे दो मैसेज के दरमियान जो फोर्स है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसी तरह दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी वो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एक चार्ज जो है वो मैं Q1 सपोज कर लेता हूँ और दूसरा Q2 सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो आपके पास किसके इक्वल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस या मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट आ जाता है कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये कांस्टेंट जो है इसे हम नाम देते हैं कूलम कांस्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है आपके पास K की वैल्यू कितनी है, 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9। इसके साथ आपने यूनिट लिखना है न्यूटन
ये उस तरफ जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और पर कूलम स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से जब आप इनको सेपरेट करेंगे ये डिवाइड होंगे दूसरी तरफ जाके, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, पर कूलम स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, ठीक है, कूलम कांस्टेंट इज अनलाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, and this constant depend upon medium। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, ठीक है, जो मर्जी मीडियम आ जाए इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। जबकि कूलम कांस्टेंट जो है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आप मीडियम को चेंज करेंगे तो कूलम कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। ये जो टर्म है आपके पास इसे हम रीड करते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये जो सिंबल है इसको हम रीड करते हैं एप्सिलॉन। अब आपके पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या चीज़ है, ठीक है, कोई भी मीडियम है आपके पास, उसकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक हो सकती हैं। किसी मीडियम के पास कलर भी हो सकता है, मीडियम के पास डेंसिटी भी है, ठीक है, मीडियम का टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा भी मीडियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कूलम फोर्स जो है उसको जो करैक्टरिस्टिक मीडियम की इफ़ेक्ट करती है, या कूलम फोर्स जो है मीडियम की जिस करैक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। ना तो मीडियम की डेंसिटी कूलम फोर्स को इफ़ेक्ट करती है, ना ही मीडियम का टेम्परेचर जो है वो कूलम फोर्स को इफ़ेक्ट करता है, ना ही मीडियम का कलर जो है वो कूलम फोर्स को इफ़ेक्ट करता है। अगर कोई चीज़ कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स को इफ़ेक्ट करती है तो वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ठीक है। और परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, परमिटिविटी इज़ करैक्टरिस्टिक ऑफ ए मीडियम बाय विच कूलम फोर्स इज़ इफेक्टेड, ठीक है। डिफरेंट मीडियम की जो परमिटिविटी है वो आपके पास क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। अब परमिटिविटी क्या चीज़ है, फ़र्ज़ कर लें मेरे पास ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक आपके पास ये चार्ज है, दूसरा आपके पास ये चार्ज है। अब मैं क्या करता हूँ, किसी मीडियम को जो है इन दो चार्जेस के दरमियान प्लेस कर देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें ये डस्टर है, इसी को मैं क्या करता हूँ, इन दो चार्जेस के दरमियान प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि जब मैं इन दो चार्जेस को जो है दो चार्जेस के दरमियान इस मीडियम को प्लेस करता हूँ, ठीक है, उस वक्त क्या होगा, इन दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर इन दो चार्जेस के दरमियान जो है इस मीडियम को मैं हटा देता हूँ तो फिर इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यानी कि आप मीडियम को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यानी कूलम फोर्स जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। जैसे ही आप मीडियम को चेंज करेंगे तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चार्जेस के दरमियान वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक बार इसी तरह इन दो चार्जेस के दरमियान कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है, यानी एयर है, एयर भी एक मीडियम है इन दोनों के दरमियान, तो इस वक्त हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। दूसरी बार मैंने क्या किया, इन दोनों के दरमियान डस्टर को प्लेस कर दिया, एक डिफरेंट मीडियम रख दिया है। तो जब जैसे ही मैं डस्टर को प्लेस करूँगा तो फिर वो डस्टर क्या करेगा, वो एक मीडियम आ गया इन दोनों के दरमियान, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा, चूँकि हमने मीडियम को क्या किया है, चेंज कर दिया। इस तरह कूलम फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इस फोर्स को देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, यानी ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस जो है वो आप याद रख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स इज़
मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, जबकि दूसरी तरफ आपके पास क्या है, कूलम कांस्टेंट है। ये कूलम कांस्टेंट जो है किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह आपने जो है परमिटिविटी जो है इसको याद रखना है, क्योंकि इसका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में रोल जो है वो बहुत अहम है। कूलम लॉ जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं या उसकी स्टेटमेंट क्या है, तो इसको हम देखें। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आ चुकी है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, जबकि यहाँ पे हमारे पास K किसके इक्वल है, 1 ओवर 4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे आपने ये देखनी है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं है, यानी फ्री स्पेस है, तो फिर हम इस इक्वेशन को मैथमेटिकली किस फॉर्म में लिखते हैं, F इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये टर्म आपके पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट NAUGHT नॉट। नॉट का मतलब कुछ भी ना होना, यानी दो चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस क्या है कि जैसे जैसे हम अर्थ से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो आस्ता आस्ता जो एयर है उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और एक मकाम ऐसा आता है कि वहाँ पे एयर जो है वो ना होने के बराबर हो गई, उसको हम क्या कहेंगे, फ्री स्पेस है, यानी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो वहाँ पे जो है परमिटिविटी ऑफ जो है मीडियम, उसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट, यानी दो चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं है। और इसकी जो है एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वो आपके पास कितनी है, 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12। ठीक है, यहाँ से जो है आप इसका यूनिट जो है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। वो आपके पास क्या आता है, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर आ जाता है। अगर दो चार्जेस के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, यानी हमारे पास जो है किसी भी मीडियम की मिनिमम परमिटिविटी जो है वो कितनी है, 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12। अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, कम होगी। अगर आपके पास परमिटिविटी जो है वो कम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमारे पास जो मिनिमम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। यानी अगर दो चार्जेस के दरमियान मीडियम जो है वो फ्री स्पेस है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, अगर इसके अलावा फ्री स्पेस के अलावा दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम आ जाता है, तो एज़ कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास क्या होगी, कम होगी। और सबसे ज़्यादा जो है यही हमारे पास जो है फोर्स आती है, यानी दो चार्जेस के दरमियान जब मीडियम क्या है, फ्री स्पेस है। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक रूल बन जाता है कि मोर इज़ परमिटिविटी लेस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आपके पास परमिटिविटी जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या होगी, कम होगी। या फिर लेस इज़ परमिटिविटी मोर इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हमारे पास मिनिमम जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो कितनी है, 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब तमाम मीडियम की जो परमिटिविटी है वो हमारे पास किस फॉर्म में आती है, डेसिमल की फॉर्म में और 10 की पावर की फॉर्म में आती है। और इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज़ को याद रखना जो है
वो हमारे लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करा देते हैं जिसे हम नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्या देती है या किस चीज़ में हमें मदद देती है? बेसिकली वो हमें एक तो फोर्स इन फ्री स्पेस, अगर दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है, फ्री स्पेस है, ठीक है, और वहाँ पे फोर्स और किसी मीडियम में फोर्स जो है, दोनों को कंपेयर करने में हमें मदद करती है। ठीक है, इससे हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास फोर्स जो है वो कितनी डिक्रीज़ हुई है या कम हुई है एज़ कंपेयर टू फोर्स बिटवीन चार्जेस इन फ्री स्पेस। यानी दो चार्जेस के दरमियान अगर मीडियम क्या है, फ्री स्पेस है, उस वक्त फोर्स, और जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम जो है कोई स्पेसिफिक मीडियम है, ठीक है, फ्री स्पेस के अलावा मीडियम है, तो उन दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें मदद करती है रिलेटिव परमिटिविटी। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की मदद से कि फोर्स इन फ्री स्पेस जो है, ठीक है, वो कितनी डिक्रीज़ हुई है या कितनी कम हुई है और किस फैक्टर से कम हुई है अगर आप स्पेसिफिक मीडियम जो है उन दोनों के दरमियान इंसर्ट करते हैं। तो हम रिलेटिव परमिटिविटी जो है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी जो है उसको हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन फ्री स्पेस टू द फोर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपके पास क्या है कि दो चार्जेस के दरमियान आप किसी इंसुलेटर को रखते हैं तो वो आपके पास क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। ठीक है, अब हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? सिंबल इसके लिए आपके पास ये है, ठीक है, फोर्स इन फ्री स्पेस रेशियो फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन फ्री स्पेस आपके पास किसके इक्वल है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म के साथ ये टर्म जाएगी और इसके साथ ये जाएगी। ठीक है, तो फिर आपके पास बाकी क्या बचता है? रिलेटिव परमिटिविटी। इसको उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपके पास ये क्या आ जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है। ठीक है, जो कि हमें दो फोर्सेस को कंपेयर करने में मदद करती है। ठीक है, कौन कौन सी फोर्सेस को? एक आपके पास फोर्स है इन फ्री स्पेस, यानी दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो क्या है? फ्री स्पेस है। और जब दो चार्जेस के दरमियान कोई स्पेसिफिक मीडियम जो है वो हमने इंसर्ट किया हुआ है, इन दोनों फोर्सेस को हमें कंपेयर करने में मदद करती है। अब किस तरह का जो है वो ये मदद करती है, इसको भी हम मज़ीद देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? अगर दो चार्जेस के दरमियान हमने मीडियम प्लेस किया हुआ है तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल आती है? Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपके पास किसके इक्वल आती है? रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या आपके पास? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर आप इसको जो है इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, आपके पास क्या आता है? रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम आपके पास क्या था? फ्री स्पेस थी, तो उस वक्त आपके पास इक्वेशन क्या है? F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही आपने क्या किया है, दो चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को प्लेस कर दिया है,
तो फिर आपके पास ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, एक फैक्टर है यहाँ पे। जब क्या है, दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है, लेकिन जैसे ही आपने उनके दरमियान किसी मीडियम को इंसर्ट किया है तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपके पास क्या आ गई है, इन दो के इक्वल आ गई है, इन दो के प्रोडक्ट के। इसका मतलब यह है कि ये जो फोर्स है मज़ीद एक फैक्टर इससे, जिसे हम क्या नाम देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, उससे क्या हो रही है, ये डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप किसी मीडियम को दो चार्जेस के दरमियान इंसर्ट करेंगे, प्लेस करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी या हो गई, ठीक है। दूसरी बात, एक और बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे कूलम जो थे उन्होंने जो यहाँ पे दो चार्जेस जो हैं उनको कंसीडर किया है, ये पॉइंट चार्जेस थे, ठीक है। अगर यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस जो हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाता तो इन चार्जेस के दरमियान जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। इसलिए उन्होंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, दो पॉइंट चार्ज जो थे उनको कंसीडर किया, उन दोनों के दरमियान फोर्स को कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब मज़ीद हम इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है इसी को बेस बना के, अगर आपके पास चार्जेस जो हैं वो पॉइंट चार्जेस नहीं है, उनके दरमियान भी फोर्स जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली उन्होंने जो दो चार्ज कंसीडर किए थे वो पॉइंट चार्जेस थे, इस बात को आपने ज़हन नशीन रखना है। अब हम क्या करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी जो है उसके लिए रिलेशन क्या है, फोर्स इन फ्री स्पेस, ठीक है, साथ रेशो है फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन फ्री स्पेस के लिए हमारे पास रिलेशन हमें पता है, और यहां पे हमारे पास मीडियम क्या है, फ्री स्पेस है। तो यहां पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या जवाब बचता है, 1। फ्री स्पेस जो है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। किसी भी मीडियम की मिनिमम जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी है, 1 है, ठीक है। अगर इससे कम कहीं पे भी आपको वैल्यू मिले, किसी MCQs में आपसे पूछा जाता है कहीं पे 0.70 लिखा हुआ है, 0.97 लिखा हुआ है, तो इनकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है आप क्या कर सकते हैं, इन टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मीडियम की मिनिमम रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो कितनी हो सकती है, वो 1 हो सकती है। इससे कम किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो नहीं होगी, ना ही हो सकती है। बाकी जितने भी मीडियम हैं उनकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। एक फ्री स्पेस है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो आपके पास कितनी होगी, 1 होगी। अगर कहीं पे भी आपको 0.67 या 0 किसी भी वैल्यू में MCQs में कोई इस तरह की वैल्यू जो है आपको मिलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मटेरियल जो है उनकी परमिटिविटी लिखी है। वैक्यूम की आपके पास 1 है, एयर की आपके पास 1.0006 है, ठीक है। रबर की आपके पास 2.94 है, और वाटर जो है, डिस्टिल्ड वाटर जो है उसकी आपके पास कितनी है, 78.5। ट्रांसफार्मर ऑयल जो है उसकी आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो कितनी है, 2.1 है, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, ठीक है। चूँकि डायमेंशन जो है ये आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है कि डायमेंशन आप कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको सिखा देता हूँ। ये किसी एंट्री टेस्ट में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो परमिटिविटी जो है इसका हमारे पास यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है।
कूलम जो है हमारे पास किसका यूनिट है, चार्ज का, और चार्ज हमारे पास किसके इक्वल आता है, आई को हम डिफ़ाइन करते हैं यानी करंट को Q/T, और Q आपके पास किसके इक्वल है, I/T के। करंट का यूनिट हमारे पास क्या है, एम्पेयर है, और T के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, T का यानी टाइम का यूनिट आपके पास सेकंड है। अगर हम इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास ये आ जाती है AT, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास डायमेंशन आ गई किसके लिए, चार्ज के लिए या कूलम स्क्वायर के लिए, डिवाइडेड बाय न्यूटन फोर्स का यूनिट है, और फोर्स की डायमेंशन हमें पता है हमारे पास क्या है, F = ma। m के लिए हम कैपिटल M यूज़ करते हैं, और इसकी डायमेंशन हमारे पास इसके इक्वल है। तो यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन पुट करता हूँ LT इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर है, और मीटर की डायमेंशन जो है, चूँकि मीटर लेंथ का यूनिट है, इसकी डायमेंशन आपके पास क्या आएगी, L स्क्वायर आ जाएगी। डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी आपके पास किसके इक्वल आती है, A स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास -2T है, इसको उठा के मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, T⁴ L स्क्वायर, और ये आपके पास एक L³ हो जाएगा, तो -3, ये m ऊपर जाएगा तो ये आपके पास -m हो जाएगा। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ जो है उसको डिस्कस करेंगे, चूँकि ये कूलम फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई वेक्टर फॉर्म भी है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।